हेलो स्टूडेंट्स। आज ही साइंस का पेपर ख़त्म हो गया और 2025 के लिए 2 किले तो हासिल हो गए। एक आपका इंग्लिश का और एक साइंस का। इंग्लिश का बहुत 99% पीपल आर एक्सट्रीमली गुड विथ इंग्लिश, बट आज थोड़ा-सा साइंस का डाइसी सिचुएशन था, है ना? कि मतलब क्या अम, आने वाला था या फिर जो एक्सपेक्टेड था वो आया नहीं। ये हमेशा की बात है व्हेन इट कम्स टू सीबीएसई एग्जामिनेशन, बिकॉज सीबीएसई एग्जामिनेशन का हर एक पेपर उतना ही यूनिक होता है। द ओनली थिंग इज कि जो ट्विस्टेड क्वेश्चन है उनको आपको सिंथेसाइज करके आना चाहिए कि आपको वहां पे लिखना क्या है या फिर व्हाट यू नीड टू पुट डाउन। और उसके लिए हमेशा एक बात याद रखना, व्हेन इट कम्स टू साइंस एनसीईआरटी इज योर बेस्ट फ्रेंड, एंड व्हेन इट कम्स टू एसएसटी जो अभी आने वाला है, आपके कौन से भी जो नोट्स होंगे दैट इज योर बेस्ट बडी। एसएसटी का वैसे तो एनालिसिस किया जाए कौन से क्वेश्चन आएंगे कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो एसएसटी में फोकस्ड, जैसे कि अगर कोई एक कहानी सुनाती हूँ, जैसे अभी एक पिक्चर रिलीज हुआ है छावा, जाने वाली हूँ देखने के लिए। तो उसमें छत्रपति संभाजी महाराज का पूरा ऑटोबायोग्राफी कि उन्होंने क्या-क्या किया, उनकी लाइफ के अचीवमेंट्स क्या-क्या थे, राइट? तो उनके लाइफ के जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स होंगे उन पे ही उनको अगर टेस्ट होगी तो क्वेश्चन आएंगे, आपको टेस्ट होगी तो, राइट? सो वैसे ही अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनलिज्म इन यूरोप, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। वो अच्छे से करो और नोट्स अच्छे से करो। ईयर्स पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, प्लेसेस पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। कोई इसका मतलब अगर ये वाला स्टेटमेंट है तो ये किस फिलॉसफी पे बेस्ड था, तो वो पूछा जाता है। नाम पूछे जाते हैं, मैजनी ग्यूजिपी था या फिर और कोई था, इमैनुअल सेकंड था या फिर और कोई था। दिस इज ऑल अबाउट योर एसएसटी, ओके? एंड एसएसटी समुंदर जितना है और कुल्हड़ जितना मार्क्स आप लेके आते हो, विच इज एक्चुअली नॉट गुड साइन। अगर एकेडमिक में कोई सब्जेक्ट होता है तो उतना ही डेडिकेटली उसको पढ़ना चाहिए। सिर्फ साइंस साइड जाऊंगा इसलिए सिर्फ साइंस पढ़ूंगा, ये जो एटीट्यूड होता है ये बहुत रॉन्ग एटीट्यूड है। जब हमारे इंडियन कल्चर में गुरुकुल था तो हर एक सब्जेक्ट को उतने ही इम्पॉर्टेंट तरीके से पढ़ाया जाता था और उतने ही इम्पॉर्टेंट तरीके से उसे लाया जाता था। जो भी बाजार में लोग आए हैं जो बहुत बड़े बड़े महारथी हैं, उनका ऐसा मानना होता है कि साइंस एंड मैथ्स पढ़ो, बाकी के सब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं, आपको इंग्लिश भी आना चाहिए, आपको उतनी अच्छी तरीके से लैंग्वेजेस भी आने चाहिए और उतनी अच्छी तरीके से आपको एसएसटी सोशल साइंस भी आना चाहिए, ठीक है? तो दिस इज द पेपर ऑफ एसएसटी एंड यू नीड टू गेट ईच एंड एवरी टॉपिक इन अ वेरी डीपर मैनर। आज से हिस्ट्री की सीरीज चालू कर देंगे। हिस्ट्री के पहले 4 चैप्टर, आई एम सो सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ इस पे आने वाले हैं अगले एग्ज़ाम में 2025 में 10 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। सबसे पहली बात, यूनिफिकेशन मतलब होता क्या है? बहुत जन को तो यही पता नहीं होता कि यूनिफिकेशन होता क्या है। यूनिफिकेशन मतलब जैसे ना, ये सपोज दिस इज नथिंग बट सम काइंड ऑफ अ रीजन, तो ये पहले पूरा यूनाइटेड नेशन था जिसको क्या बोला जाता था? इटली बोला जाता था। उसके बाद में ये थोड़ा किसी ने ले लिया, ये थोड़ा किसी ने इन्वेजन करके ले लिया, ये अटैक में किसी के पास गया, फिर ये अटैक में, और ऐसे इसके 4-5 टुकड़े हो गए। तो अभी इस 4-5 टुकड़ों में अलग-अलग सिटीज़न आ गए जिनकी लैंग्वेज अलग थी, जिनकी हर एक चीज़ अलग थी, वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड अलग था। तो इन सब जनों को एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन देना और इस एरिया को पूरा एक एरिया बना के फिर से वहाँ पे पीसफुली पूरी सिटीज़न के लिए लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन करना या फिर बना के रखना इज़ नथिंग बट यूनिफिकेशन, ठीक है? सो देखेंगे इटली का यूनिफिकेशन क्या हुआ था। इटली वॉज यूनिफाइड आफ्टर न्यूमरस स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट एज डिस्क्राइब बिलो।
आप एग्ज़ाम में ये चीज़ें करते नहीं हो। एग्ज़ाम में ऐसे लिखना है। इटली ने बहुत स्ट्रगल किया और उस स्ट्रगल के बाद इटली क्या हुई? यूनिफ़िकेशन में चली गई, ठीक है? या फिर इटली का यूनिफ़िकेशन हुआ। Italy had a long history of political fragmentation. Political fragmentation मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज थे जो वहां पे रूल कर रहे थे। फ्रैगमेंट होना मतलब सेपरेट होना, है ना? सो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे थे जो वहां पे रूल कर रहे थे, ठीक है? अमोंग वेरियस डायनेस्टिक स्टेट्स, Sardinia Piedmont was the only state one only one of the seven states ruled by Italian princely houses. तो सिर्फ सार्डिनिया पेडमंट ये था, ये सिर्फ क्या हुआ था? प्रिंसी हाउस, जो इटली का प्रिंसी हाउस था वहां से रूल कर रहा था। बाकी सारे रीजन नॉन इटालियन रूरल्स क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे। द इटालियन लैंग्वेज हैड मल्टीपल रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। तो वहां पे जो रूल कर रहे थे बाकी के एरिया में वो सारे नॉन इटालियन रूरल थे, ठीक है? और जो इटालियन लैंग्वेज थी हैड मल्टीपल रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। तो उसकी वजह से इटालियन लैंग्वेज में बहुत सारे मल्टीपल रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस आ गए थे। मतलब अगर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बहुत सारे रीजन कर दे, कोई यहाँ पे अलग भाषा बोल रहा है, कोई वहां पे अलग भाषा बोल रहा है। पहले एक ही था महाराष्ट्र, अभी पूरा सेपरेट हो गया और सेपरेट सेपरेट एरिया में सेपरेट सेपरेट लोगों का राज है। तो होगा क्या उससे? उससे सिर्फ लॉस ही होगा, बिकॉज वहां पे लोग अपना दबाव बनाने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए दूसरों को कम करेंगे। और जब यूनिटी नहीं रहती है ना, तब वहां पे सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है। और ऐसी उम्दी बातें आप सीखते हैं एसएसटी से, इसलिए एसएसटी सीखना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री को पढ़ के आप फ्यूचर के बारे में क्या कर सकते हो? अच्छे डिसीजंस ले सकते हो। दैट्स व्हाई एसएसटी इज इंपॉर्टेंट। 1930 में हुआ क्या था? ग्यूजिपी मैजिनी इस्टेब्लिश्ड सीक्रेट सोसाइटी जिसको बोला जाता है यंग इटली। उसको क्या बोला जाता है? यंग इटली। tried to bring about a revolutionary uprising but failed. तो 1830 में ग्यूजिपी मैजिनी ने एक छोटा सा सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली नाम का क्या किया? सीक्रेटली फाउंड किया और ट्राई टू ब्रिंग अबाउट अ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग। बट वो क्या हुआ? उसने बहुत अच्छा रिवोल्यूशन लाने का ट्राई किया बट वो फेल हो गया उसमें, है ना? Therefore, war was the only resort left. इसलिए उसके उसके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, वो था कि हम अभी वॉर करेंगे। फिर चीफ मिनिस्टर कैवियर led the moment of unification and diplomatically joined Sardinia Piedmont in an alliance with France after defeating the Austrian forces in 1859. उसके बाद 1859 में जो चीफ मिनिस्टर था वहां का कैवियर, उसने बहुत डिप्लोमेटिकली अच्छे से सादिया पेमेंट को क्या किया? अपने ग्रुप में ले लिया। फिर उसके साथ फ्रांस को भी ले लिया और उसने डिफीट किसको किया? ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट किया। सबसे पहली बात अभी मैं सिखा रही हूँ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अगर आप देख रहे हो ना, ढंग से पढ़ने को बैठो। पहले तो टेबल पे बैठो, टेबल ले लो, चेयर ले लो, अपने चेयर पे बैठो और जो भी क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हाथ से ना एक्सरसाइज करो लिखना। ग्यूजिपी मैजिनी, सार्जेंट पोर्मेंट, उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर है कैवियर, उसकी स्पेलिंग्स, उसके बाद ये ईयर्स, उसके बाद प्लेसेस, ये सारी चीजें आपको लिखना ही पड़ेगा। आप सिर्फ पिक्चर जैसे इस वीडियो को नहीं देख सकते। अगर पिक्चर जैसे वीडियो को देखना है तो भाई नहीं चाहिए वॉच टाइम, किसी और को देख लो। बट अगर सच में करना है कुछ लाइफ में, अगर सच में एसएसटी में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो जो मैं बातें बता रही हूँ वो करो, ठीक है? Continuing with the topic. In the alliance with France after defeating the Austrian forces in 1859. Okay.
Armed volunteer led by Giuseppe Garibaldi also supported the troops. और जो आर्म्ड वॉलंटियर्स थे मतलब जो आर्मी में एज अ वॉलंटियरशिप करते थे, जिनका लीडर कौन था? ग्यूजिपी गैलिब डाली था। तो उसके साथ उन्होंने क्या किया? वो उन्होंने भी सपोर्ट किया, ठीक है, द ट्रूप्स, एंड दे मार्च इनटू साउथ इटली। और उन्होंने कहाँ पे हल्ला बोल किया? साउथ इटली में। एंड द किंगडम ऑफ टू सैलिसिलीज, और उन्होंने द किंगडम ऑफ टू सैलिसिलीज पे भी हल्ला बोल दिया। दे वर सपोर्टेड बाय पीजन इन ड्राइविंग आउट स्पैनिश रूलर्स, है ना। और उनको किसने हेल्प की? जो वहां पे स्पैनिश रूलर था, उनके जो दास थे या फिर वर्कर्स थे, पीजन, उन्होंने उनको हेल्प की। ठीक है, तो इतने सारे लोगों का यहाँ पे योगदान रह चुका है। आफ्टर कंटिन्यूअस स्ट्रगल, Victor Emmanuel II was finally declared the King of Unified Italy in 1861. चीफ मिनिस्टर कैवियर था। मतलब क्या हुआ? राजा का अगर मंत्री वहां पे डिप्लोमेटिकली हर चीज हैंडल करके आर्म फोर्सेस एक करके लड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे जो किंग बनेगा वो वही वही का बनेगा। इसलिए कौन सा? आफ्टर कंटिन्यूअस स्ट्रगल 1861 में, मतलब 2 साल के बाद क्या हुआ? इमैनुअल सेकेंड वॉज फाइनली डिक्लेयर्ड एज अ किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। ओके, I hope this question is clear to you. Analysis the process of German unification. The process of nation state building in Germany took place in following manner. तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। इटली का हमने पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे जर्मनी का यूनिफिकेशन। सो इटली का अगर हमने पढ़ा है तो हम एक क्या करेंगे, वहां पे फ्लो चार्ट ही बना लेते हैं। फ्लो चार्ट विल बी मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम हल्ला बोलेंगे। आवडत असावं एखाद्याने शी।
चलो तो फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं। फ्लो चार्ट और क्वेश्चन में बहुत फर्क है। क्वेश्चन का जो आंसर है वो हिस्टोरिकल लैंग्वेज से लिया हुआ है। तो ऐसे मत करना कि क्वेश्चन छोड़ दिया और ये स्क्रीनशॉट मार के इसी में से थोड़ा सा शॉर्टकट करके लिख लोगे। इट इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहले क्वेश्चन, गो थ्रू द क्वेश्चन, गो थ्रू द आंसर जो मैंने बताया था। उसके बाद ये आपको सिर्फ उस चीज को ध्यान में रखने के लिए है। इट इज जस्ट लाइक अ डेटा फॉर यू और अ कंटेंट फॉर यू, इट्स नॉट अ आंसर। ठीक है। So unification Italy, Italy was unified after numerous struggle and movement. ये पहला आपका आंसर में सेंटेंस आना चाहिए. Then it had a long history of political fragmentation, है ना? The political fragmentation कैसा होगा? Among various dynastic states. सिर्फ Sardinia Poimen जो था वो ruled by Italian princely house थे. Other are ruled by non-Italian rulers. इंडियन लैंग्वेज हैड अ मल्टीपल रीजनल एंड लोकल वेरिएंट, मतलब बहुत अलग अलग भाषाएं थी, बहुत अलग वेरिएशन था एक ही प्लेस पे। 1830 में क्या हुआ, ग्यूजिपी मैजी ने एक सीक्रेट सोसाइटी इस्टेब्लिश की जिसको यंग इटली बोला जाता है, बट वो वहां पे फेल हो गया। ठीक है, उसने बहुत अच्छी तरीके से फिलोसॉफी बिठाई बट वो फेल हो गया समहाउ। सो वॉर वाज द लास्ट ऑप्शन फॉर यूनिफिकेशन देन। तो ये जो चीफ मिनिस्टर था कैवियर लेड द मूवमेंट ऑफ यूनिफिकेशन एंड डिप्लोमेटिकली हैंडल इट। उसके बाद उसने ये जो सार्डिनिया अपॉइंटमेंट था उसके साथ और किंगडम ऑफ टू सैलिसिलीज, इन दोनों को लेके क्या किया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ठीक है, उसके बाद उसको सपोर्ट करने वाले थोड़े पीजन भी थे, है ना, आर्मी का ट्रूप भी था। वो वाला पॉइंट रह गया, वो इसमें ऐड कर देना। आर्मी आर्मर वॉलेंटियर का एक ट्रूप भी था जो क्या था, ग्यूजिपी गैरिब डाली था, है ना, वो वाला क्वेश्चन। तो आर्म वॉलेंटियर ग्यूजिपी गैरिब डाली, वो भी यहाँ पे लिखते ना। ग्यूजिपी, हाँ, उसने भी क्या किया, हेल्प किया उसकी ट्रूप्स के साथ और उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया। और उसके बाद आफ्टर कंटिन्यूअस स्ट्रगल इमैनुअल सेकेंड वाज फाइनली डिक्लेयर्ड एज अ किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। I hope this question is clear. Let's back to the second question, which was the unification of Germany. So Germany का unification कैसे हुआ? Analysis the process of German unification. ठीक है, अभी ये एक आपको मैंने बताया कि आपके नोट्स में कौन कौन सा कंटेंट कैसा आना चाहिए। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, बिकॉज ये एक जरिया होता है जहां पे आप थोड़ा अट्रैक्टिव इन अ वे लिखते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो क्वेश्चन उतना बोरिंग नहीं लगता है, बिकॉज एसएसटी वैसे भी बहुत बोरिंग लगता है सबको, तो उतना वो बोरिंग लगता नहीं है और फिर अच्छे से आंसर भी आपको लिखते आते हैं। नाउ एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ नेशन स्टेट बिल्डिंग इन जर्मनी टुक प्लेस in the following manner. Nationalist feeling were widespread among middle class German. नेशन वाइज होता क्या है वो किसी को समझ में नहीं आता है। हमारे पंत प्रधान अगर किस दौरे पे गए तो बहुत कम लोगों को पता होता है कि वो दौरा किस चीज का होता है और उनका मोटो क्या होता है वहां पे जाने का। बट ऑलमोस्ट हमें कुछ पता नहीं होता है, हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में खुश रहते हैं, हमको कोई लेना देना होता नहीं पॉलिटिकल चीजों से। बट यहाँ पे जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात आई, सबसे पहला पॉइंट हुआ क्या, यहाँ पे जो नेशनलिस्ट फीलिंग थे वो वाइड स्प्रेड हो गए मिडिल क्लास जर्मन्स में। ठीक है, who tried to unite the different region of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament. ठीक है, so who tried to unite the different regions, उन्होंने क्या किया, उन्होंने different regions of German को unite करना start कर दिया। ठीक है, confederation into a nation state governed by an elected parliament. into a nation state जो क्या होगा, ऐसी चीज बनाएंगे जो यूनाइट करेगा अलग अलग रीजन्स को और एक साथ नेशनल गवर्नमेंट होगा और उसका क्या होगा, एक अच्छा खासा मैनेजमेंट होगा, अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेशन होगा अंडर द पार्लियामेंट। ठीक है, इलेक्टेड पार्लियामेंट। दिस लिबरल मूवमेंट फेस्ड रिप्रेशन फ्रॉम द मोनार्की एंड मिलिट्री। और इस लिबरल मतलब ये अच्छी खासी मूवमेंट को एक अपोजिशन मिल गया, किससे, मोनार्की, मतलब जो राजा और राजा का घराना होता है उसे मोनार्की बोला जाता है, उससे,
और मिलिट्री मतलब जो आर्म फोर्सेस होते हैं उससे, सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड एज अ जंकर्स। बट इस मूवमेंट को जो लैंड ओनर्स थे, बड़े वाले लैंड ओनर जो रिच पीपल थे, जिनको जंकर्स बोला जाता है, उन्होंने क्या किया? सपोर्ट किया। ठीक है। प्रूशिया took on the leadership of the movement for national unification. जर्मनी के नेशनल यूनिफिकेशन के लिए प्रूशिया ने क्या किया? लीडरशिप लिया। Its chief minister Otto von Bismarck was the architect of this process. और इनका जो चीफ मिनिस्टर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओटो वॉन बिस्मार्क, ये इनका क्या था? आर्किटेक्ट था। ये इसने बनाया कि पूरी सिस्टम कैसे हैंडल करनी है, कैसे उस प्रोसेस को गो थ्रू करना है, उसका रिजल्ट क्या आ सकता है, ये हर एक चीज का जो कमेंटमेंट, जो पूरा स्टेप वाइज थिंक था, ये इस आदमी ने बनाया, ओटो वॉन बिस्मार्क। आर्किटेक्ट था मतलब उन्होंने, वो क्या प्रोफेशन से आर्किटेक्ट नहीं थे, उन्होंने वो चीज क्रिएट की, मतलब वो जो एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो सिस्टम होगी वो कैसी होगी। अब हमें अगर यूनिफिकेशन जर्मनी का करना है तो वो कैसे करेंगे इस चीज के, which was carried out with the help of the Prussian army and bureaucracy. और यहाँ पे हेल्प किसने की? प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी ने। ठीक है। Over 7 years, 3 wars against Austria, Denmark and France resulted in Prussian victories. उसके बाद ओवर 7 years मतलब आफ्टर 7 years क्या हुआ? 3 wars, 3 war हो गए। एक हो गया ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, एक हो गया डेनमार्क के अगेंस्ट, एक हो गया फ्रांस के अगेंस्ट। रिजल्टेंट इन प्रूशियन विक्टोरीज, यहाँ पे प्रूशिया की क्या हुई? विन हो गया, प्रूशिया वन दिस थिंग्स, कल्मिनेटिंग मतलब एज अ रिजल्ट क्या मिला आपको? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है। ऑन 18 जनवरी 1871, उसके बाद, दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, the Prussian king William I was declared the German emperor in a ceremony at Versailles. और उसके बाद क्या हुआ? जो प्रूशियन किंग था विलियम was declared the German emperor. जर्मनी का यूनिफिकेशन होने के बाद प्रूशियन किंग जो था विलियम फर्स्ट, वो डिक्लेयर हुआ जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी एट वर्सेलिस। यहाँ पे प्लेस भी दिया वर्सेलिस। ठीक है। इसका अच्छा खासा जैसे मैंने बनाया ना फ्लो चार्ट, वैसे फ्लो चार्ट बनाना, और वो ऐसे जब चलते चलते थोड़ा सा वो ध्यान में रखना, उसके स्टेप्स ध्यान में रखना, और वो अपनी तरीके से लिख लेना, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बिकॉज आपका जो कंटेंट है वो तो पूरा फिल्ड है, तो थोड़े बहुत हिस्टोरिकल मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक वहां पे अवॉइड हो सकते हैं। उसके बाद जब आंसर लिखोगे तो मेन पॉइंट को हाईलाइट करना, ताकि जो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो भी अवॉइड हो सके। एंड द एग्जामिनर विल बी हेल्पफुल फॉर दैट, कि हाँ मुझे पेपर अच्छे से चेक करते आ रहा है, उसका पेपर भी अच्छे से चेक हो जाएगा बिना हिचकिच के, तो वो भी आपको अच्छा मार्क्स दे देगा। ठीक है। पूरा कंटेंट लिखने की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। There are two statements marked as assertion and reason. Mark your answer as per the codes provided below. Both A and R are true. R is correct. An explanation is correct explanation of A. उसके बाद both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Assertion is correct and reason is wrong. Assertion is wrong, whereas the reason is correct. On Prussian initiatives, Zalverian custom union was formed. ओके, सो ऑन प्रूशियन इनिशिएटिव मतलब प्रूशियन ने इनिशिएट लेके जो ज़ॉल्वेरियन कस्टम था यूनियन, वो फॉर्म किया। इट वाज टू क्रिएट यूनिफाइड इन इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। ओके, सो असर्शन क्या है? दिस इज द असर्शन, प्रूशियन इनिशिएट किया, और रीजन है कि उनको इकोनॉमिक यूनिफिकेशन के लिए वो क्रिएट करना पड़ा। ठीक है। सो यहाँ पे एक तो पहली बात, कस्टम यूनियन उन्होंने फॉर्म किया, वो इकोनॉमिक टेरिटरी के लिए ही फॉर्म किया था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट कि बोथ आर राइट एंड ए इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। ठीक है। ऑन प्रूशियन, तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दूसरी तरह भी पूछा जा सकता है। On Prussian initiative, Zoverian custom union was formed. This statement is true. The Zoverian was indeed initiated by Prussia in the early 19th century with the purpose of consolidating the fragmented German state economically. It was to create a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital.
तो ये दोनों स्टेटमेंट राइट है. बिकॉज द प्राइमरी एम ऑफ जोबेरियन वॉज टू इलिमिनेट इंटरनल ट्रैफिक एंड बैरियर अमॉन्ग द जर्मन स्टेट, fostering an integrated economic zone where goods, people and capital can move freely. एक चीज जो फ्रैगमेंटेड हुई है वहां पे हर जन अपना क्या करेगा, मैनिपुलेशन स्टार्ट करेगा. नहीं मैं इस चीज का टैक्स दूंगा, वो उस चीज को वो अनहिंडर्ड मतलब छुपे हुए इकोनॉमिक ग्लचेस को बंद करने के लिए ये यूनियन कस्टम निकालना बहुत जरूरी था. ठीक है. This economic integration was seen as a step towards political unity in Germany. Since both statements are true, the reason collectively explain the purpose behind the formation of Zobrian Custom Union. That's why option A is correct. From which of the following countries Giuseppe Garibaldi belong to? तो ये थे इटली से. हमने देखा कि गैरिबल्डी ने क्या किया था, अपनी फौज के साथ कैवियर को हेल्प की थी. ठीक है. ओके. फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं ना. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो. दे आर assertion and reason. Read both the statement and choose the correct option. Assertion: the most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was Balkan. A large part of Balkan was under the control of Ottoman Empire. ठीक है. So first is assertion and second is reason. Okay. तो सबसे बड़ा सोर्स नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 बाल्कन था. हाँ जी, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है. सेकेंड इज, लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटमन एम्पायर. यस, दिस इज ऑल्सो द राइट है ना. सो द ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ओके. उसके बाद arrange the following event in chronological order and choose the correct option from the following. Treaty of Constantinople, unification of Italy, defeat of Napoleon, unification of Germany. Okay. So यहाँ पे very first thing जो हुई थी वो क्या हुई थी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुई थी. कौन सी थी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली. दिस इज द फर्स्ट. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये वाले क्वेश्चन बहुत टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं. इसको बहुत अच्छे से करके जाना. बाद में इसके साल भी आएंगे तो वो भी अच्छे से देखना कि कौन से साल में कौन सा आया था. वो एक पेज बना के उस पर लिख लेना कि कौन से साल में क्या क्या हुआ था, so that it will be easier for you if any kind of a tricky question will ask in the exam. सेकेंड क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था. उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था और सबसे लास्ट डिफीट ऑफ नेपोलियन हुआ था. तो अभी ये सारी चीजें करते टाइम ओवर हियर इफ विल ऑब्जर्व द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो सबसे पहला डिफीट ऑफ नेपोलियन, द फर्स्ट थिंग, वो कब हुआ था, 1815 में हुआ था. कब हुआ था, 1850 में. ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वो हुआ था 1832 में. उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था 1871 में. एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब हुआ था, आफ्टर राइजिंग ऑफ द इटली. उसके बाद 1870 में क्या हुआ था, इट हैपन लाइक दैट है ना. So then there was a unification of Germany. So option C is correct. That is second, then first, then fourth, and then third. Okay. इसके अगर आपको years लिखने हैं तो लिख लो. I'll just mark it up. Okay. Got it. Previous year questions 2023. Let's get started with the first. The same thing again. Arrange the following in chronological order and choose the correct option. Napoleonic Wars, the Treaty of Vienna, Greek struggle for independence, slave nationalism in the Ottoman Empire. इसके हम साल देख लेते हैं when it happened. So it happened, Napoleonic Wars, वो कब हुआ था? It happened in 1797 में. Then the Treaty of Vienna, it happened in 1814 to 1815 में. Then the Greek struggle of independence happened in 1821 में.
उसके बाद स्लेव नेशनलिज्म इन ऑटोमन एम्पायर वो हुआ था 1905 में. So this is what the chronological order in. According to that, your B option is correct. First, second, third, fourth, serial wisely. ये लिख लेना, हाथ से ही लिखना, फटाफट लिख लेना, और ये chronological order भी लिख लेना, ठीक है? Explain romanticism as a cultural movement in Europe. Romanticism होता क्या है? It's like a लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे सॉन्ग्स हो गया या फिर आर्ट एग्जीबिशन के लिए गैदर किया जाता है, और जब वो गैदर होते हैं तब आर्ट, सॉन्ग्स या फिर म्यूजिक या फिर बहुत सारी चीजें की जाती है. अलोंग विद दैट उन्हें थोड़ा सा नेशनलिज्म का सेंस भी दिया जाता है. सो दैट इज अ रोमांटिसिज्म. ठीक है. सो रोमांटिसिज्म वाज अ सिग्निफिकेंट कल्चरल मूवमेंट इन यूरोप. इट वाज अ सिग्निफिकेंट, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट कल्चरल मूवमेंट था यूरोप में, that fostered a unique sense of nationalist sentiment. Key features क्या थे? Focus on emotions and intuition over reason and scientific thought. ये हर चीज क्यों होती, क्या होती, उसके ऊपर एक फोकस दिया जाता था कि भाई ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है. Emphasis on mystical feelings and the collective heritage of nation. और ये जो थिंग होती है कलेक्टिव हेरिटेज ऑफ नेशन, हमारी राष्ट्र की पौराणिक कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से संभाल के रखना, ये हमारा कर्तव्य है. ये इमोशन एम्फेसिस मतलब दिया जाता था या फिर स्प्रेड किया करते थे. ओके. इन्फ्लुएंस ऑफ आर्टिस्ट एंड पोएट हु सेलिब्रेटेड कल्चरल रूट्स एंड कॉमन पास्ट. ओके. तो क्या किया जाता था? इन्फ्लुएंस ऑफ आर्टिस्ट एंड पोएट्स हु सेलिब्रेटेड कल्चरल रूट्स एंड कॉमन पास्ट. ठीक है. Romanticism played a crucial role in shaping an idea of the nation through art, poetry and music. और ये सारी चीजें वो क्या करते थे? थ्रू आर्ट, पोएट्री एंड म्यूजिक से लोगों को बताते थे. जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा किया जाता है. हमारे भारतीय संस्कृति में कभी ये नहीं बताया गया कि ये पर्टिकुलर चीज आपको क्यों करनी है. उसके बिहाइंड कोई साइंस होता भी है, वो हमें बाद में पता चला है ना. बट पहले की दौर में जैसे हम दही खाते हैं तो दही बहुत अच्छा होता है. बाद में पता चला कि कर्ड इज एक्टिंग लाइक अ प्रोबायोटिक, इट्स गुड फॉर डाइजेशन. बट हम तो भाई मतलब दूध को फाड़ के दही बनाते थे, वो खाते थे. पनीर बहुत अच्छा होता है, पनीर खाओ. बट पनीर क्यों खाना है? इट्स हाई इन प्रोटीन. ये हमें बाद में पता चला. ये तो खाने का हो गया. बाकी की बहुत सारी चीजें, जैसे योगा क्यों करना है, योगासन हो गया, प्राणायाम हो गया. प्राणायाम क्यों करना है? सुबह सुबह ही क्यों करना है? सुबह सुबह जो धूप आती है, जो अच्छी वाली धूप होती है, जो बहुत ज्यादा इरिटेटिव नहीं होती आइज के लिए. सो व्हाई इट इज नेसेसरी टू गो इन दैट काइंड ऑफ ओजोन लेयर. तो वो सारी चीजें, उनका साइंटिफिक मीनिंग हमें बाद में पता चला. बट इंडियन कल्चर में वो पहले से सेट था, है ना. तो वैसे ही जब भी कोई मनुष्य हो, उसको अगर वो डीपनेस साइंस का नहीं समझ में आता है तो उसको आसान भाषा में हम कन्वर्ट करके बता दें. वही चीज यहाँ पे की जाती थी कि नेशन के लिए जो भी आपको डिवोशन देना है, वो आर्ट के जैसे इमोशंस पैदा करके अगर खुद को बताया जाए तो वो और अच्छे से इंटरप्रिट होता है, लोगों को समझ में आता है. सरल भाषा से अगर बताया जाए, थोड़े इमोशंस अगर वहां पे डाले जाए तो उनका डेडिकेशन और बढ़ जाता है. तो वैसे वो सब किया गया, उसको रोमांटिसिज्म बोलते हैं. ठीक है. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. Explain Frederick Souverain's dream in the context of democratic and social republics in France during 1848. So Frederick Souverain was a French artist who in 1848 ने created a series of 4 prints. These prints depicted his vision of a world composed of democratic and social republics. The first print shows people from Europe and America of all ages and background marching towards a state of liberty. So जो फ्रेडरिक सोवेराय का ड्रीम था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक इन फ्रांस ड्यूरिंग 1848 में, उसको एक्सप्लेन करना है. ये फ्रेडरिक सोवेराय था कौन? ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट था. 1848 में इसने एक सीरीज ऑफ 4 प्रिंट, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे 4 प्रिंट उसने क्या की? क्रिएट की. ठीक है. 1 2 3 एंड 4. और उसमें उसने क्या किया, जो दिखा है वो एक्सप्लेन. तो दीज प्रिंट्स डेपिस्टेड
उन्होंने मतलब इस प्रिंट से उन्होंने एक विजन दिया वर्ल्ड का कि वर्ल्ड डेमोक्रेटिक एंड सोशल पब्लिक कैसे होना चाहिए, ठीक है। So the first print shows people from Europe and America of all ages and backgrounds marching towards the Statue of Liberty. तो फर्स्ट प्रिंट में दिखाया कि पीपल फ्रॉम अमेरिका एंड यूरोप सारे एज के सारे बैकग्राउंड के मार्च कर रहे टुवर्ड्स द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। Liberty is represented as a female figure holding a torch of enlightenment and the charter of the rights of man. और वो पता है ना हमको स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वैसे लाइट उनके हाथ में एक एनलाइटमेंट का कैंडल है, कैंडल नहीं है सॉरी, एनलाइटमेंट का वो क्या बोलते हैं भाई उसको, टॉर्च है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। और दूसरी हाथ में उनके पास क्या है कि कौन से राइट ह्यूमन बीइंग्स ने फॉलो करने चाहिए, उसका एक चार्टर है, ठीक है। Above them, figures like Christ and angels symbolize fraternity among nation. और उसके ऊपर Christ and angels क्या दिए गए as a higher post of nation दिखाए गए हैं। Sovereign works reflects the hope for unity. उनका वर्क किस चीज को रिफ्लेक्ट करता था? The hope for unity and democracy during a time of significant political changes. Okay? Important question है भाई, करके रखना। Ideas of national unity in the early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. Examine this statement. The ideas of national unity were closely allied to the ideology of liberalism in Europe during 19th century. तो जो भी आइडियोलॉजी थी नेशनल यूनिटी की वो बहुत ज्यादा क्लोज थी टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, है ना, 19th सेंचुरी में। दिस कैन बी असर्टेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो वो कैसे एक्सप्लेन की जाती है? द फर्स्ट थिंग, द टर्म ऑफ लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लाइबर। लाइबर का अर्थ होता है फ्री, है ना, फ्री सोचने वाला। हम लोग बहुत लिबरल है, मतलब हम फ्री है भाई, ऑर्थोडॉक्स दिमाग के है नहीं। ये जो भी बोलता है वो सच में ऑर्थोडॉक्स ही होता है बाय द वे। ऑर्थोडॉक्स मतलब ट्रेडिशनल पुराने जमाने का घिसी पिटी सोच वाला इंसान। Revolutionary stood for the freedom of individual and equality for all before the law. So revolutionary stood for what? The freedom of individuals and the equality of all before the law. Liberals began a revolution in 1848. Liberals ने revolution कब चालू किया? 1848 में. They began many national movements pioneered by the educated middle class to fight for the cause of liberty, freedom, unification for their nation. So उन्होंने national movement चालू कर दी. For what purpose? For pioneered मतलब लोगों को ये जताने के लिए by the educated middle class to fight किस चीज के लिए? For the liberty, freedom and unification of their nation, है ना? Politically, the idea of liberalism advocated for the constitutional and represented government through parliament. और ये तो हुआ चलो फिलोसॉफिकली। पॉलिटिकली कैसे था? जो भी आइडिया थी लिबरलिज्म की वो किस चीज को दोहराती थी? वो कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए नेशन में और उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए एज अ गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट, इस चीज के लिए थी। दैट्स व्हाई आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म they were closely allied to each other. समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022, इसमें एक क्वेश्चन आया था, which type of government were mainly driven in Europe after the defeat of Napoleon in 1815? उसमें था conservative, liberal, federal and feudal. So कौन सा टाइप का गवर्नमेंट था जो मेनली ड्रिवन किया जाता था टू डिफीट द नेपोलियन? इट वाज अ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते, उतना ही अपने को ज्ञान आ जाएगा। एसएसटी तो पूरा साल हमने किया नहीं है वैसे, तो अभी थोड़ा थोड़ा जो भी है ना, वो ले लेते हैं। क्या पता इसमें से एक क्वेश्चन ट्रिकी आ जाए और हमारा कल्याण हो जाए, है ना। After the defeat of Napoleon in 1815, European governments were primarily influenced by conservatism. ठीक है, तो conservatism से ये लोग पहली बार क्या हुए? इन्फ्लुएंस हुए। उसके की कैरेक्टरिस्टिक क्या थे? Emphasis on preserving traditional institutions such as monarchy, church and social hierarchies. Okay?
सो उनको ऐसा था कि भाई जो भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, जैसे कि राज परिवार हो गया, चर्च हो गया, या फिर सोशल हायरार्की हो गई, वो हम प्रिजर्व करेंगे, उसको बिल्कुल टच नहीं करने का है. A recognition that the modernization could strengthen these institutions. Okay? उनको ऐसे लगता था कि जो भी मॉडर्नाइजेशन आए वो इस चीज को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए. मतलब ट्रेडिशन को और स्ट्रॉन्ग बनाए तो अच्छा है, मोनार्की को और स्ट्रॉन्ग बनाए तो अच्छा है, चर्चेस बढ़ाए तो अच्छा है, सोशल हायरार्की बढ़ाए तो अच्छा है, वरना हम इनको इस गवर्नमेंट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. Formation of conservative regimes that were largely autocratic and intolerant of dissent. Okay? Implementation of censorship law to control public disclosure. और पब्लिक में कोई चीज डिस्क्लोज नहीं होगी, मतलब फैला ही नहीं जाएगी. अगर पब्लिक को पता चला कि गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, तो हमें तो मतलब फिर हमें कैसे लूटते आएगा लोगों को, है ना. वी कैन नॉट torture or we cannot exploit the people, right? That's why उन्होंने एक लॉ भी निकाला, और उस लॉ क्या था? सेंसरशिप लॉ था कि पब्लिक को कुछ पता नहीं चलना चाहिए. So the Congress of Vienna in 1815 aimed to restore the monarchies overthrown by Napoleon and establish a new conservative order in Europe. Okay. Next question. Which one of the following groups of countries collectively defeated Napoleon in 1815? ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया. ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया. ओके, नेदरलैंड, जर्मनी आ गया, उसके बाद लग्जमबर्ग आ गया, इटली आ गया. सो फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन? सो नेपोलियन को डिफीट करने वाले थे ब्रिटेन, रशिया, प्रूसियन, ऑस्ट्रेलिया, ये वाले. ठीक है. सो नेपोलियन को डिफीट करने वाले थे ब्रिटेन, रशिया, प्रूसियन, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. ये कोड्स ध्यान में रखना. Industrialization began in which one of the following European countries in the second half of the 18th century? Germany, France, Italy and England. So industrialization सबसे पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था, ये ध्यान में रखना. ठीक है. Industrialization began in England during the second half of the 18th century. Other countries such as France, Germany, Italy started industrializing mainly in 19th century. तो इन्होंने भी स्टार्ट किया था, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने, बट ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट किया था, लेट 19th सेंचुरी. ठीक है. सो सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी में एक लौता इंग्लैंड था जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू किया था. This early industrialization in England led to the rise of new social group, including a working class and a middle class of industrialists and professionalists. Okay. In which one of the following countries did the first liberalist nationalist upheaval take place in July 1830? France, Germany, England, and Italy. So France. The option is France. Why? Because in July 1830, the first nationalist liberalist upheaval occurred in France. Why? बर्बन किंग जो था वो रिस्टोर किया पावर 1815 में और वो ओवरथ्रोन हो गया. लिबरल रिवोल्यूशनरीज एस्टैब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. उसके बाद लुई फिलिप आ गया. लुइस फिलिप जो था वो बिकेम अ हेड ऑफ द न्यू गवर्नमेंट. और फिर क्या हुआ? फिर रिवोल्यूशनरी इंस्पायर्ड फर्दर अपराइजिंग. उसके बाद इंक्लूडिंग ब्रूसर्स लीडिंग द बेल्जियम्स इंडिपेंडेंस. दैट्स व्हाई ये जो था अपहेवल, ये फ्रांस में हुआ था. ठीक है. Who among the following remarked when France sneezes, the rest of Europe catches cold? Oh my God. So Lord Bryan, Metternich, John Heder, and Napoleon. So Metternich remarked, when France sneezes, the rest of Europe catches a cold. This statement was made in the context of a July Revolution in France, which ignited uprising across Europe. So जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप क्या करता है? यूरोप को भी कोल्ड हो जाता है. ये मैटर्निच ने बोला था. ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. 2022 का आया है, so can come in the exam. Read the fact regarding to the revolution.
revolution of the liberal in Europe during 1848 and choose the correct option. Abdication of the monarch, universal male suffrage had been proclaimed, political rights for women were given, freedom for the press has been asked for. Okay, so क्या क्या हुआ था रिगार्डिंग टू द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स इन यूरोप ड्यूरिंग 1848 में? सबसे पहली बात क्या हुई थी? एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क हुआ था। जो भी राजसत्ता थी या राज परिवार था, उनको लोगों ने बहिष्कृत किया गया था, मतलब उनको डिनाई किया था, उनकी सत्ता डिनाई की थी। उसके बाद क्या हुआ था? यूनिवर्सल मेल सफरेज हैज बीन प्रोक्लेम्ड। यस, ये भी हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? पॉलिटिकल राइट फॉर ह्यूमन। नो नो नो, उनको नहीं दिए थे भाई, उनको वोटिंग भी नहीं दिया था, तो ये रॉन्ग है, ये नहीं हुआ था। फ्रीडम फॉर द प्रेस हैज बीन आस्क्ड फॉर, हाँ ये हुआ था, मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, regarding to this, which of the following is not a part of the United Kingdom of Great Britain? England, Poland, Scotland and Ireland. इसका आंसर है बी, पोलैंड। एक्सप्लेनेशन देखो क्या है। यूनाइटेड किंगडम यूके इज मेड अप ऑफ, ये किससे बना है? ये बना है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड। सो पोलैंड इसमें आता नहीं है। ओके, इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें से वो वाला नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अभी मैं तो इतनी अच्छी नहीं हूं मैमोनिक्स में, इसमें से वो वाला नहीं आएगा। ESWNI इतने सारे हैं, बट पोलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूके, ठीक है, ध्यान में रखना। Who among the following was the architect of the unification of Germany? Oh my God, फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा था, ओटो वैन बिस्मार्क। उनका एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है फर्स्ट क्वेश्चन में। Who among the following together a coherent program Italian Republic during 1930? तो वो तो मैजिनी ने किया था, है ना? मैजिनी ने किया था हमारे चीफ मिनिस्टर के साथ, राइट? और फिर गैरिबल्डी भाई भी आए थे वहां पे। Who among the following was proclaimed king of United Italy in 1861? So इसका आंसर है विक्टर इमैनुअल। सो विक्टर इमैनुअल थे जिन्होंने क्या किया था, जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली थे उसके वो क्या बने थे, पहले किंग बने थे, ठीक है। On which of the following modern aspect did the new Germany place a strong emphasis? So इसका आंसर आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट करेंसी, दूसरा बैंकिंग एंड तीसरा लीगल। इसमें डेमोग्राफी नहीं है इंक्लूड। तो कौन कौन से मॉडर्न एस्पेक्ट थे न्यू जर्मनी के? सबसे पहला करेंसी था, बिकॉज बैंक करप्ट हो गया था जर्मनी लड़ते लड़ते, फिर बैंकिंग, और उसके बाद लीगल सिस्टम वाज द मेन मोटो, ठीक है। जुडिशियल सिस्टम भी लीगल आया, तो ये ध्यान में रखना। Which one of the following Italian state was ruled by an Italian princely house? तो ये था Sardinia Piedmont. Okay, this was the only Italian state ruled by the Italian princely house during the mid 19th century, because Italy was divided into 7 states at that time. Northern region was under the control of Austrian Habsburg. Central area was governed by Pope, and southern part was dominated by the Bourbon kings of Spain. So this division highlighted the political fragmentation of Italy before its unification. Identify the characteristic of Cavour among the following and choose the correct option. He was an Italian statesman, then he spoke French much better than Italians. He was a tactful diplomat. He belonged to the royal family. किसके बारे में पूछा है? चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछा है। तो इसमें तीनों पॉइंट, इटालियन स्टेट्समैन था, इटली से बिलोंग करता था, अच्छी फ्रेंच बोलता था बाकी इटालियन से, और बहुत अच्छा डिप्लोमेट था, है ना। वो कैरेक्टरिस्टिक तो उनका बहुत धड़ाकेबाज है, वो भूल ही नहीं सकते हम। समझ में आया? वो रॉयल फैमिली से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है। चलो, फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेजर आउटकम 1789 के बाद। सो द मेजर आउटकम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, पहला क्या था? It resulted in the transfer of power from King Louis XVI to the National Assembly. मोनार्की को खत्म करके नेशनल असेंबली को पावर दी गई।
कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ द पीपल डेवलप्ड, कि लोग अगर चाहे तो यूनिटी में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। वो एक सेंस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों में आया। उसके बाद द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। जैकोबियन क्लब्स वर सेट अप फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ लिबरल थॉट। क्या बनाया गया? जैकोबियन क्लब बनाया गया। किस चीज के लिए? फॉर द लिबरल थॉट्स स्प्रेड करने के लिए। A new French flag, tricolor, was chosen to replace the former royal standard. एक नया फ्लैग बनाया गया। Regional dialects were discouraged and French became the common language of nation. ठीक है? So इतने सारी चीजें हुई। Which type of government were mainly driven in Europe after the defeat of Napoleon in 1815? Oh, so mainly ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है। ये कंजर्वेटिव है इसका आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन हो चुका है, देख लेना। Who among the following was the architect? Oh भाई, Otto von Bismarck. कुछ नहीं हो सकता भाई, वही वही क्वेश्चन। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, सेकंड क्वेश्चन हमने किया, देख लेना। Which of the following revolutions is called the first expression of nationalism? तो सबसे पहला जो रेवोल्यूशन हुआ था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये वाला क्वेश्चन भी मुझे ना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, कर लेना। मैटरनीच का भी क्वेश्चन था कि अगर फ्रांस स्नीज कर रहा है तो फ्रांस स्नीज करता है तो रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस द कोल्ड। ये मैटरनीच का स्टेटमेंट था। हाउ डिड द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज नेशनल फीलिंग अमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस यूरोप? सो जब ग्रीक वॉर हुआ तब जो भी एजुकेटेड इलाइट क्राउड था, मतलब जो रिच एंड एजुकेटेड क्राउड था यूरोप, मतलब यूरोप का जो था, उसमें नेशनल नेशन के लिए फीलिंग्स कैसी डेवलप हुई? Greek War of Independence mobilized the nationalist feeling in Europe in the following way. Greece was viewed as a part of Europe that had been annexed by Ottomans and now needed to be liberated. Greece was viewed as a part of Europe that has been annexed by Ottoman and now needed to be liberated. Okay? Greece was perceived as a foundation and cradle of civilization in Europe by poet and artist, and this led to nationalist consequences. सबसे पहला पॉइंट क्या था कि ग्रीस ये एक यूरोप का ही पार्ट था और वो ऑटोमन मतलब ही इज बीन अनेक्स्ड बाय ऑटोमन, तो वो ऑटोमन से क्या गया, छीन लिया गया और वो नीड टू बी लिबरेटेड, मतलब वो फ्री होना चाहिए था। ग्रीस वॉज परसीव्ड एज अ फाउंडेशन एंड क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। ग्रीस ये एक फाउंडेशन था। किस चीज का फाउंडेशन था? वो देखा जाता था फाउंडेशन किस चीज का। वहां पे बहुत अच्छे पोएट एंड आर्टिस्ट थे यूरोप के, जो नेशनलिस्ट कॉन्सिक्वेंस बाद में बन गया, मतलब प्रॉब्लम हो गया ना, अच्छे लोग वहां पे थे, उनको जाना था ना, वो उनको फ्रीडम बहुत जरूरी था। ग्रीस नेशनलिस्ट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल, ठीक है। तो वहां पे जो लोग थे जो एग्जाइल में रहते थे उनका ग्रीक नेशनलिस्ट को सपोर्ट मिला, जेल में रहते थे वो। मेनी यूरोपियंस हैड अ नेचुरल सिंपैथी फॉर द एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन, और जो भी यूरोपियन थे उनको एक नेचुरली सिंपैथी थी एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन की। बिकॉज ऑफ दैट यूरोपियंस एंड ग्रीक नेशनलिस्ट वेर अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। और ये जो दोनों थे ना, यूरोपियन एंड ग्रीक नेशनलिस्ट, ये किस चीज के अगेंस्ट थे? मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट थे। दैट्स व्हाई क्या हुआ, उनको वो फीलिंग आया इलाइट क्राउड को नेशनलिज्म का। Who among the following leaders are form a secret society of young Italy? Oh my god, this is so easy. Option B, Giuseppe Mazzini. Why was Otto von Bismarck considered a chief architect of German unification? Choose the correct option from the following. He allied with Italy and France for the unification process. He granted autonomy to Prussia with the conservatives. He carried the national building process with the army and the bureaucracy, or he carried liberal and romantic scholars for cultural movement. तो उन्होंने क्या किया? Why it is called as the architect of German unification? Because he carried a national building process with the army and the bureaucracy. Okay? ये वाला हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, है ना, एक्सप्लेनेशन।
Who was proclaimed as a king of Italy in 1961? Emmanuel II. Choose the correct match for the following. Okay. Ottoman von Bismarck, Germany. Napoleon, Spain. Giuseppe Garibaldi, France. Bourbon Kings, Italy. So this one is the correct, है ना? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए ओटो वॉन बिस्मार्क ने बहुत काम किया था. चलो, तो ये तो हो गया नेशनलिज्म इन यूरोप. ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना, ये वाले क्वेश्चन लिख लेना. और मैं बता रही हूँ, सच में लिखना लिखना बहुत जरूरी है. अगर विद इन अ टाइम एसएसटी का पेपर निकालना है ना, और अच्छे मार्क्स लाने हैं एसएसटी में, तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लिखते जाओ. बिकॉज जितना लिखोगे, वैसे भी आपको 7-8 घंटे आप रेस्ट लेते हो तो आपके हाथ को आराम मिलता ही है, बट उससे स्पीड अच्छा होगा, स्पेलिंग्स में कंफ्यूजन नहीं आएगा. जो सोचते रहते हो और टाइम निकल जाता है, वो वाला प्रॉब्लम 3 घंटे में आपके पास आपके साथ नहीं होगा. सो ये बात मान लेना, लिख लेना. इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, भले भले नाम लिखो, प्लेसेस लिखो, डेट्स लिखो, बट लिखते जाओ. जब भी वीडियो देखो, किसी का भी वीडियो देखो, ऐसे नहीं है कि यही चैनल सब्सक्राइब हो. जो आपको मन करे, आपको अच्छा लगे, वो वीडियो देखो. और सारे क्वेश्चंस क्या करो, जो नाम होंगे, प्लेसेस होंगे, लिखना स्टार्ट करो. जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उसका मेन मेन पॉइंट लिखो. दिस विल बी द बेस्ट थिंग फॉर एसएसटी. ठीक है? ओके, स्टे ट्यून्ड, बिकॉज नेशनलिज्म इन इंडिया आ रहा है. तब तक ये वाला वीडियो अच्छे से कर लेना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएस.